दोस्तों, आज हम आपको सोने के परों वाली एक अजीब मुर्गी के बारे में बताने वाले हैं। लकड़हारे का बेटा और सोने की मुर्गी का ये वाक्य है। आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा अपनी बीवी और 3 बेटों के साथ रहता था। उसका छोटा सा घर गांव के किनारे पर था, जहां मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत थी। घर के आंगन में एक पुराना नीम का दरख्त खड़ा था, जिसकी छांव में लकड़हारा शाम के वक्त सुस्ताया करता था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत सादी थी, लेकिन वो मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। हर सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी गांव की पगडंडियों पर बिखरती, तो लकड़हारा अपने पुराने कपड़े पहनता, कंधे पर कुल्हाड़ी डालता और जंगल की तरफ चल पड़ता। जंगल में जाकर वो बड़े जतन से सूखी लकड़ियां काटता, फिर उन्हें एक गट्ठर में बांधकर शहर के बाजार में बेचाता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे वो घर का राशन खरीदता और फिर शाम को लौटकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करता। लकड़हारे की बीवी भी बहुत मेहनती और समझदार थी। घर का सारा काम बड़ी खूबी से संभालती थी। वो कभी बेकार खर्च नहीं करती और हमेशा यही चाहती कि उनके बच्चों का पेट भरा रहे। लकड़हारे के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा अरमान, जो तकरीबन 16 साल का था, उसे छोटा फरहान, जो 14 साल का था, और सबसे छोटा शमशेर, जिसे सब टोंडू कहकर बुलाते थे। टोंडू की उम्र मुश्किल से 14 साल रही होगी, लेकिन घर में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। अरमान और फरहान को उनके माँ बाप बहुत चाहते थे। अगर वे कोई फरमाइश करते तो पूरी कर दी जाती। उनके लिए अच्छे कपड़े आते, उनके खाने पीने का खास ख्याल रखा जाता, और अगर वे किसी चीज की ख्वाहिश करते तो उनके माँ बाप उसे लाने की पूरी कोशिश करते। अरमान की उम्र ज्यादा होने की वजह से उसे घर में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, और फरहान भी अपने बड़े भाई के साथ रहकर हर खुशी पाता था। लेकिन टोंडू की हालत सबसे अलग थी। घर में कोई उसे अहमियत नहीं देता था। उसके हिस्से में हमेशा पुराने और फटे पुराने कपड़े आते। उसे जो खाने को दिया जाता वही खा लेता। अरमान और फरहान उसे अक्सर बेवकूफ और अहमक कहकर बुलाते थे। कोई उसे टोंडू कहता तो कोई बेवकूफ, कोई उल्लू कहता तो कोई उल्लू का पट्ठा। लेकिन टोंडू इन नामों पर कभी नाराज नहीं होता। वो सब कुछ चुपचाप सह लेता था। वो कभी अपने माँ बाप से भाइयों की ज्यादतियों की शिकायत नहीं करता था, न कभी गलत जवाब देता था। बस जो मिल जाता उसी में खुश रहने की कोशिश करता। एक दिन लकड़हारे को अचानक तेज बुखार हो गया। रात भर वो कराहता रहा, और जब सुबह हुई तो उसकी तबीयत और बिगड़ चुकी थी। उसकी बीवी बहुत परेशान हो गई। लकड़हारा इतना कमजोर हो गया था कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। उसकी आंखें भारी हो गई थीं और बदन तप रहा था। इस हालत में उसका जंगल जाना मुमकिन नहीं था। अगर वो जंगल नहीं जाता तो लकड़ियां नहीं काट सकता था, और अगर लकड़ियां नहीं काटता तो पैसे कहां से आते। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, वो भी चंद दिनों में खत्म हो जाता। लकड़हारे की बीवी ने यह सोचकर अपने बड़े बेटे अरमान को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत खराब है। वो जंगल जाने के काबिल नहीं है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। तुम्हें कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाना होगा और वहां से लकड़ियां काटनी होंगी, ताकि हम उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। ये कहते ही लकड़हारे की बीवी ने बड़े प्यार से अपने बेटे अरमान को खाना खिलाया। फिर उसने एक थैले में कुछ रोटियां और थोड़ा सा खाना रखा और एक केतली में दूध भरकर उसे दे दिया। कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखते हुए उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और हौसला देते हुए कहा, बेटा, जरा एहतियात से जाना और जंगल से लकड़ियां काटकर जल्दी लौट आना। तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए अब घर की जिम्मेदारी तुम पर है। अरमान ने अपने माँ की बात सुनी, कुल्हाड़ी को अच्छे से कंधे पर संभाला और जंगल की तरफ रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। सूरज हल्की गर्मी बिखेर रहा था और खेतों से हल्की हल्की हवा चल रही थी। अरमान तेज कदमों से पगडंडी पर चलता जा रहा था। अभी उसे कुछ ही दूरी तय हुई थी कि रास्ते में एक बूढ़ा शख्स नजर आया। वो बेहद कमजोर और दुबला पतला था, और उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो भूख और प्यास से बेहाल है। उसकी आंखों में गुजारिश साफ दिखाई दे रही थी। वो कद काठी में छोटा और बहुत ही लाचार मालूम होता था। जैसे ही अरमान उसके पास पहुंचा, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, ए नौजवान, जरा ठहर जा और मेरी बात सुन। मैं बहुत भूखा हूं, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, और प्यास की शिद्दत से मेरा दम निकला जा रहा है।
तेरे थैले में खाना भी है और तेरी केतली में मीठा दूध भी है। मुझे कुछ खाने को दे दे और थोड़ा सा दूध पिला दे। गरीबों की मदद करना बहुत बड़ी सादत है। बूढ़े की इस इल्तिजा को सुनकर अरमान का चेहरा कसैला हो गया। उसने तीखी नजरों से बूढ़े की तरफ देखा और फिर तंज भरे लहजे में बोला, परे हट ए चालाक बूढ़े, मेरा रास्ता छोड़ दे। मेरा थैला तो खाने से खाली है और मेरी केतली में दूध नाम की कोई चीज नहीं। और मान भी लूं कि इसमें कुछ है तो भी मैं तुझे देने से रहा। तुझे देकर मैं खुद भूखा प्यासा रह जाऊंगा क्या? इतना कहकर अरमान ने नफरत भरी नजरों से बूढ़े को देखा और आगे बढ़ गया। बूढ़े की आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अरमान को जाते हुए देखता रहा। अरमान तेजी से जंगल की तरफ बढ़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपना थैला और केतली जमीन पर रखी। फिर कुल्हाड़ी को दोनों हाथों में मजबूती से थामा और एक बड़े दरख्त की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि अगर वो इस दरख्त को काट लेगा तो अच्छा खासा गट्ठर बना सकेगा। बिना कोई एहतियात किए उसने पूरे जोर से दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ी मारी, लेकिन कुल्हाड़ी सही निशाने पर नहीं लगी और सीधा उसके अपने ही बाजू पर जा लगी। एक तेज चीख उसके मुंह से निकली और खून का फव्वारा उसके बाजू से फूट पड़ा। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर गिरा दी और जख्मी बाजू को पकड़कर कराहने लगा। अरे कोई है, मदद करो! वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां सिर्फ उसकी कराहटें और परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। थोड़ी देर तक वहीं बैठा रहा, लेकिन जब दर्द ज्यादा हो गया तो किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठा और गिरता पड़ता घर की तरफ चल पड़ा। हर कदम उसके लिए एक अजाब बन गया था। जब वो घर पहुंचा तो माँ उसे इस हालत में देखकर घबरा गई। उसने फौरन एक कपड़ा लिया और उसके बाजू पर कसकर बांध दिया। फिर पट्टी तैयार करके उसका जख्म बांधने लगी। हाय मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? माँ की आंखों में परेशानी और हमदर्दी साफ झलक रही थी। अरमान दर्द से कराह रहा था, लेकिन माँ की देखभाल से उसे थोड़ी तसल्ली मिली। अब घर की मुश्किलें और बढ़ गई थीं। लकड़हारा बीमार था, अब बड़ा बेटा भी जख्मी हो चुका था। अगर कोई जंगल नहीं जाएगा तो लकड़ियां नहीं आएंगी, और अगर लकड़ियां नहीं आएंगी तो खाने का इंतजाम कैसे होगा? माँ ने बेचैनी से सोचा और फिर उसने अपने मंझले बेटे फरहान को बुलाया। बेटा, तुम्हारे बाप बीमार हैं और तुम्हारे भाई का बाजू जख्मी हो गया है। अब उनसे कोई काम नहीं हो सकता। अब ये जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। तुम्हें कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाना होगा और वहां से लकड़ियां काट कर लानी होंगी। फरहान ने माँ की बात सुनी और बड़े जोश से बोला, वाह माँ, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी जाता हूँ और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ। माँ को उसके हौसले पर खुशी हुई। उसने वही किया जो पहले अरमान के लिए किया था। थैले में खाना रखा, केतली में दूध भरा और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखी। फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे जंगल की तरफ रवाना कर दिया। फरहान कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल की तरफ चला जा रहा था कि रास्ते में वही बूढ़ा मिला जो अरमान को मिला था। बूढ़े की हालत और भी नाजुक लग रही थी, जैसे कई दिनों से भूखा प्यासा हो। उसने फरहान को देखते ही गिड़गिड़ाते हुए कहा, ए बेटे, तेरे चांद से मुखड़े की खैर हो, मेरी मदद कर। मुझे भूख ने बहुत सता रखा है और मारे प्यास के मेरा दम निकला जा रहा है। तेरे थैले में खाना भी है और तेरी केतली मीठे मीठे दूध से भरी हुई है। तू मुझ मस्कीन को कुछ खाना खिला दे और थोड़ा सा दूध पिला दे। गरीबों की मदद करना बड़ी अच्छी बात है। बूढ़े की इल्तिजा सुनकर फरहान के चेहरे पर झुंझलाहट आ गई। उसने नफरत भरी नजरों से बूढ़े को घूरा और झिड़कते हुए बोला, दफा हो बुढ़े, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। कहाँ का खाना और कहाँ का दूध? तुझ जैसे निकम्मों को तो पानी का एक घूंट भी नहीं देना चाहिए। चल परे हट और मेरा रास्ता छोड़। तेरे जैसे भूखे लफंगे बहुत फिरते हैं। मुझे जंगल जाने की जल्दी है, वहां से लकड़ियां काटनी है। बूढ़े को उसी तरह डांटकर फरहान आगे बढ़ गया। रास्ते में वो अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, न जाने कहां कहां से चले आते हैं, हर किसी को बस मुफ्त का चाहिए। थोड़ी देर बाद वो जंगल पहुंच गया। अरमान के कटे हुए उसी दरख्त के पास आकर रुका और खाने का थैला व दूध की केतली जमीन पर रख दी। उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी थामी और पूरे जोर से दरख्त की जड़ पर वार किया, लेकिन अरमान की तरह उसने भी कुल्हाड़ी चलाते हुए एहतियात नहीं की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि कुल्हाड़ी दरख्त की बजाय उसके अपने ही पांव पर जा लगी। हाय, अरे कोई बचाए, मेरी जान निकली जा रही है।
दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। घबराहट और तकलीफ के मारे वो जमीन पर लौटने लगा। पांव से खून बह रहा था और वो उठने की कोशिश कर रहा था, मगर तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। कुछ देर तक वो वहीं पड़ा, दर्द से चिल्लाता और मदद के लिए पुकारता रहा। इत्तेफाक से कुछ आदमी उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी चीखें सुनी और भागते हुए उसके पास आए। जब उन्होंने उसका जख्मी पांव देखा तो फौरन उसे संभाला और मिलकर उठाने लगे। बेटे, तू यहां कैसे जख्मी हो गया? उनमें से एक आदमी ने पूछा। मैं लकड़ियां काट रहा था, मगर कुल्हाड़ी मेरे पांव पर लग गई, फरहान दर्द से कराहते हुए बोला। आदमियों ने उसकी हालत देखी और आपस में सलाह मशविरा करने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, इसे यहां छोड़ना सही नहीं होगा, हमें इसे इसके घर तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने मिलकर फरहान को कंधों पर लादा और उसके बताए हुए पते के मुताबिक उसके घर की तरफ रवाना हो गए। जब माँ बाप ने फरहान को इस हालत में देखा तो उन्हें सख्त हैरानी हुई। माँ के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। वो तुरंत आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी फरहान के पांव की मरहम पट्टी करने लगी। बाप ने उसकी हालत देखी और बेबसी से आह भरी। अब हाल ये था कि बाप पहले ही बिस्तर पर पड़ा था। अरमान का बाजू जख्मी था और फरहान का पांव भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। अब लकड़ियां लाने वाला कोई नहीं बचा था। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह हुई तो घर के माहौल में उदासी छाई हुई थी। बाप की आंखों में परेशानी थी और माँ बेबस निगाहों से अपने बेटों को देख रही थी। इसी माहौल में शमशेर, जिसे सब टोंडू कहकर बुलाते थे, अपने बाप के पास आया और संजीदगी से कहने लगा, अब्बा जान, आखिर मैं भी आप ही का बेटा हूँ। आप बिस्तर में बीमार पड़े हैं और मेरे दोनों भाई जख्मी हैं। न आपसे कुछ काम हो सकता है न उनसे। आप मुझे इजाजत दें कि मैं जंगल जाऊं और वहां से लकड़ियां काट कर लाऊं। बाप ने कमजोर आवाज में हंसने की कोशिश की और कहा, अरे टोंडू, भला तू क्या करेगा? क्या तूने बुजुर्गों की ये कहावत नहीं सुनी, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? जंगल से लकड़ियां काट कर लाना कोई आसान काम नहीं बेटे। शमशेर ने जवाब दिया, ये ठीक है अब्बा जान कि मैं कमजोर हूं, लेकिन बेहिम्मत नहीं। और मैंने बुजुर्गों की ये कहावत सुनी है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। इस हालत में आपकी खिदमत करना मेरे लिए सबसे जरूरी है और मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगा। इसके लिए अगर मुझे कोई तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ी तो करूंगा। शमशेर की बातों में सच्चाई थी, हौसला था। उसने जोश से कहा, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मुझे जंगल जाने और वहां से लकड़ियां काट कर लाने की इजाजत दे दें। बाप ने शमशेर की आंखों में झांका, जहां एक सच्चे इरादे की झलक दिख रही थी। वो सोच में पड़ गया। बाप ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, शमशेर, तू वाकई एक बुद्धू है जो बेकार की जिद कर रहा है। ये काम अभी तेरे बस का नहीं। अभी तेरी उम्र ही क्या है? लेकिन फिर एक लंबी सांस भरते हुए हल्के से मुस्कुराए और कहा, अच्छा भाई, अच्छा, जाओ तुम भी जंगल में जाकर अपना शौक पूरा कर लो। शमशेर की खुशी की कोई हद न रही। वो तेजी से भागता हुआ माँ के पास पहुंचा और सारी बात बताई। माँ ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटे, जंगल जाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हारी अक्ल का खाना भी खाली है, ये लो। माँ ने एक सूखी सी रोटी उसके हाथ में रख दी और कहा, इसे ले जाओ और इसके साथ पानी पी लेना, पेट भर लेना। इससे ज्यादा तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं हो सकती। शमशेर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे याद आया कि माँ ने अरमान और फरहान के साथ कितना अच्छा खाना और दूध भेजा था, मगर उसके लिए सिर्फ सूखी रोटी और पानी। लेकिन उसने किसी शिकवे का इजहार न किया। निहायत अदब से माँ का शुक्रिया अदा किया, उनके हाथों को चूमा और उन्हें सलाम करके कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और जंगल की तरफ रवाना हो गया। शमशेर तेजी से जंगल की पगडंडी पर चल रहा था। उसके पैरों से धूल उड़ रही थी और सूरज सर पर चमक रहा था। रास्ते में वही बूढ़ा उसे मिला जिसने अरमान और फरहान से मदद मांगी थी। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटे, मैं कई दिनों का भूखा हूं, मेरी मदद करो, मुझे रोटी का एक टुकड़ा ही दे दो। शमशेर ने बूढ़े की हालत देखी। उसकी आंखों में हमदर्दी भर आई। वो बोला, बाबा जी, वाकई आप भूखे मालूम होते हैं, मगर मुझे अफसोस है कि मेरे पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। मेरे थैले में सिर्फ एक सूखी रोटी है और केतली में पानी के सिवा कुछ नहीं। अगर आपको ये पसंद हो तो शौक से खा सकते हैं।
लेकिन ये क्या? शमशेर ने जैसे ही अपना थैला खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैले में सूखी रोटी की जगह एक बड़ा सा ताजा केक पड़ा था। हैरान होकर उसने केतली का ढक्कन उठाया तो वहां पानी की जगह गाढ़ा ताजा दूध भरा हुआ था। उसने सोचा, ये मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? मेरी सूखी रोटी केक में बदल गई और पानी दूध में। बूढ़ा मुस्कुराया और कहने लगा, बेटे, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। खैर, बूढ़े का क्या राज है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। शमशेर की आंखों में चमक आ गई। उसने बूढ़े को केक और दूध दिया। बूढ़े ने खुशी के साथ खाना खाया। फिर जब शमशेर आगे बढ़ने लगा तो बूढ़े ने कहा, बेटे, तुमने मुझ भूखे को खाना खिलाया, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे साथ भलाई करूं। मेरे साथ आओ। शमशेर बिना सोचे समझे बूढ़े के पीछे पीछे चल पड़ा। बूढ़ा उसे जंगल के एक घने हिस्से में ले गया और एक बहुत पुराने सूखे से पेड़ के पास रुक गया। बूढ़े ने अजीब अंदाज में कहा, बेटे, जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम इस पेड़ को जड़ से काट डालना। इसकी जड़ों में तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। वो तुम्हारे बहुत काम आएगी, और क्या अजब कि उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाए। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। शमशेर ने इधर उधर देखा। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा जोश था। उसने कुल्हाड़ी अपने दोनों हाथों में मजबूती से थामी और पेड़ की जड़ों पर चलाने लगा। उसकी उम्र कम थी, मगर हिम्मत बड़ी थी। कुल्हाड़ी की हर चोट पर लकड़ी के रेशे उड़ते और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगतीं। आखिरकार पेड़ की जड़ें कट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। शमशेर की आंखें फटी रह गईं। उस पेड़ की जड़ों के बीच एक चमचमाती सुनहरे परों वाली मुर्गी बैठी थी। वो मुर्गी इतनी खूबसूरत थी कि मानो सोने से ढकी हुई हो। उसके परों पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी, जिससे वो और भी चमकदार लग रही थी। शमशेर ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, ये कैसी अजीब चीज है। वो आगे बढ़ा और मुर्गी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, मुर्गी ने हल्के से फड़फड़ाकर अपनी सुनहरी आंखों से उसकी तरफ देखा, मानो कोई राज छिपा रही हो। शमशेर की आंखें उस सुनहरी मुर्गी पर जम गईं, जिसे उसने दरख्त की जड़ से निकाला था। उसकी चमचमाती सुनहरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज न देखी थी और न ही उसके बारे में कभी सुना था। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने सोचा, ये मुर्गी आम मुर्गियों की तरह नहीं। अगर मैं इसे करीबी शहर ले जाऊं और वहां बेच दूं तो यकीनन इसकी भारी कीमत मिलेगी। फिर वाकई हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे अब्बा को लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अमीर हो जाएंगे। यही ख्याल अपने दिल में बिठाते हुए शमशेर ने आगे बढ़कर उस मुर्गी को उठा लिया। मुर्गी उसकी बाहों में आ गई और उसने उसे मजबूती से अपनी बगल में दबा लिया। अब उसकी मंजिल करीबी शहर था। शमशेर जल्द से जल्द शहर पहुंचना चाहता था। वो जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से बढ़ता रहा। उसके कदम थकान से भारी होने लगे, मगर उसके दिल की उम्मीदें हल्की थीं। वो चाहता था कि किसी तरह सुबह से पहले शहर पहुंच जाए, ताकि दिन निकलते ही वो अपनी मुर्गी बेच सके और अपनी जिंदगी संवारने का पहला कदम उठा सके। चलते चलते जब वो शहर के करीब पहुंचा तो रात गहरा चुकी थी। चांदनी सड़क पर फैली थी, लेकिन बाजार की रौनक कहीं नजर नहीं आ रही थी। दुकानें बंद हो चुकी थीं और गलियां वीरान लग रही थीं। जगह जगह टिमटिमाती लालटेनें अंधेरे को पूरी तरह खत्म करने में नाकाम थीं। शमशेर रुक गया। उसने इधर उधर देखा और एक ठंडी सांस ली। अब मैं इस वक्त अपनी मुर्गी बेचूं तो किसे बेचूं? उसने सोचा। फिर उसे महसूस हुआ कि वो बहुत थक चुका है और अब उसे आराम की जरूरत है। वो वापस जाने की हालत में नहीं था, इसलिए उसे शहर में ही रात बिताने का इंतजाम करना था। वो एक सराय के पास पहुंचा। ये एक पुरानी मगर मजबूत इमारत थी, जिसके दरवाजे पर एक लालटेन झूल रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है? शमशेर ने कहा, जनाब, मैं एक परदेसी हूँ। इस शहर में मेरा कोई वाकिफ नहीं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस सराय में रात बसर कर लूं। जो भी किराया होगा मैं अदा कर दूंगा। सराय वाले ने दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखा। फिर उसकी नजर उस सुनहरी मुर्गी पर गई जो शमशेर की बगल में थी। उसकी आंखों में हैरानी की लकीरें दौड़ गईं। आओ भाई आओ, ये सराय तो हमने तुम जैसे मुसाफिरों के लिए ही खोली है। आओ, बड़ी खुशी से यहाँ रात गुजारो।
शमशेर ने राहत की सांस ली और सराय में दाखिल हो गया। सराय वाले ने एक नौकर को इशारा किया जो आगे बढ़कर शमशेर का सामान उठाने के लिए आया, लेकिन शमशेर ने अपनी मुर्गी को मजबूती से पकड़े रखा और कहा, यह मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे मैं खुद ही अपने पास रखूंगा। सराय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, ये आखिर है क्या? ये कैसा परिंदा है तुम्हारे पास? शमशेर ने अपनी मुर्गी के सुनहरे परों पर हाथ फेरते हुए कहा, जनाब, ये कोई आम मुर्गी नहीं बल्कि सुनहरी मुर्गी है। इसकी सारी परतें सोने की तरह चमकती हैं। सराय वाले की आंखें फैल गईं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज न देखी थी, न सुनी थी। वो कुछ सोच में पड़ गया। फिर वो अचानक बोला, रुको, मैं अपनी बेटियों को बुलाता हूं। यकीनन वे भी इसे देखकर बहुत खुश होंगी। सराय वाले की 3 बेटियां थीं। वो उन्हें झटपट बुला लाया और मुर्गी की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो बेटियों, ये कितनी अजीबोगरीब मुर्गी है। इसका रंग सुनहरा है और इसके सारे पर सोने जैसे लगते हैं। लड़कियों ने मुर्गी को ध्यान से देखा और उनकी आंखों में हैरानी झलकने लगी। पहली लड़की ने कहा, क्या प्यारी मुर्गी है। दूसरी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, इसके पर तो बहुत ही खूबसूरत हैं। तीसरी लड़की, जिसका नाम सन्ना था, शमशेर की तरफ देखते हुए बोली, तुम तो बड़े ही अच्छे लगते हो जो तुम्हें ये मुर्गी मिल गई। लड़कियां मुर्गी को देखने और उसकी तारीफें करने के बाद वापस चली गईं। रात गहरी हो गई थी। सराय वाला अपने कमरे में चला गया और शमशेर को भी एक कमरा दे दिया गया। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए जैसे ही उसने चारपाई पर सिर रखा, उसकी आंखें झपक गईं और वो गहरी नींद में चला गया। लेकिन उधर सराय वाले की बड़ी बेटी सन्ना के दिल में एक नया ख्याल घर करने लगा। वो अपने बिस्तर पर लेटी, मगर उसके दिल में बेचैनी थी। उसे लगा कि यह सुनहरी मुर्गी आम नहीं बल्कि किसी जादुई खजाने से कम नहीं। अचानक उसके दिल में लालच की एक चिंगारी भड़क उठी। अगर मैं इस मुर्गी का एक पर नोच लूं तो क्या होगा? एक पर का किसी को क्या पता चलेगा? फिर मेरे पास सोने का एक टुकड़ा होगा जिससे मैं कोई खूबसूरत जेवर बनवा सकती हूं। ये ख्याल उसके दिल में बार बार दस्तक देने लगा। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। वो धीरे धीरे उठी, एक मोमबत्ती जलाई और नंगे पांव शमशेर के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और मोमबत्ती की हल्की रोशनी में मुर्गी को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथ से मुर्गी को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसके हाथ ने मुर्गी को छुआ, एक अजीबोगरीब तमाशा हुआ। उसका हाथ मुर्गी के साथ चिपक गया, जैसे किसी ने उसे गोंद से जोड़ दिया हो। सना घबरा गई। उसने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर उसका हाथ मुर्गी के साथ सख्त चिपका रहा। उसकी आंखों में डर दौड़ गया और वो धीरे धीरे कांपने लगी। फिर अचानक उसके मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, अरे नाजो, जरा आना और मेरा हाथ छुड़ाना। उसकी छोटी बहन नाजो कमरे में दाखिल होते ही रुक गई। उसकी आंखों के सामने अजीब सा मंजर था। सना की दोनों आंखों में खौफ और परेशानी झलक रही थी और उसका एक हाथ उस मुर्गी से चिपका हुआ था जिसे कल शमशेर सराय में लेकर आया था। नाजो ने चौंक कर पूछा, सना, ये क्या हो रहा है? सना की आवाज कांप रही थी, नाजो, जल्दी कर, मेरा हाथ इस मुर्गी से अलग करा। ये जाने क्या बला है, मेरा हाथ इससे हट ही नहीं रहा। नाजो पहले तो हैरत में पड़ गई, मगर जब उसने देखा कि सन्ना की आंखों में सच्ची घबराहट थी, तो वो जल्दी से उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने सना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, एक झटके के साथ उसका अपना हाथ भी सना के हाथ से जा चिपका। अब नाजो की भी हालत खराब होने लगी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कोई है, हमें बचाओ, ये मुर्गी कुछ अजीब है, हमें छोड़ो, हमें छुड़ाओ। दोनों बहनों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर उनकी तीसरी बहन शाली भी जाग गई। वो आधी नींद में थी, मगर जब उसने अपनी बहनों की चीखें सुनी तो तेजी से कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसकी नजर सना और नाजो पर पड़ी। दोनों की आंखों में खौफ था और वे उस सुनहरी मुर्गी के साथ बुरी तरह चिपकी हुई थीं। शाली ने नाराजगी से कहा, ये तुम लोग क्या हंगामा कर रही हो? मुझे नींद भी नहीं लेने दे रही हो, और ये बताओ, इस मुर्गी के पास क्या कर रही हो? सना और नाजो ने एक साथ चीख कर कहा, मत आओ, दूर रहो, ये मुर्गी अजीब है, ये हमें छोड़ नहीं रही। मगर शाली को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया।
उसने सोचा कि ये दोनों बहनें शायद मुर्गी के सुनहरे पर नोच रही थीं और अब उसे डराने की कोशिश कर रही हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दोनों मुर्गी के पर ले सकती हो तो मैं भी पीछे क्यों रहूं? इतना कहकर शाली ने नाजो का हाथ पकड़ लिया और फिर अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसका हाथ भी नाजो के हाथ से चिपक चुका था। अब तीनों बहनें जोर जोर से रोने लगीं। उनके रोने की आवाज पूरे सराय में गूंजने लगी। जब सुबह का उजाला फैलने लगा तो शमशेर की आंख खुली। उसने अंगड़ाई ली और बिस्तर से उठकर मुर्गी वाले कमरे की तरफ गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो एक अजीब और हैरत अंगेज नजारा देखा। सना, नाजो और शाली तीनों जमीन पर बैठी हुई थीं और उनके हाथ एक दूसरे से चिपके हुए थे। शमशेर ने हैरानी से पूछा, अरे ये तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? सना ने रोते हुए कहा, शमशेर, तुम्हारी इस मुर्गी ने हमें पकड़ लिया है, हमें छोड़ ही नहीं रही। इससे कहो कि हमें छोड़ दे। शमशेर को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो बात उसकी समझ में आ गई। ओह, तो ये लालच की सजा है। वो मुस्कुराया और बोला, तुम लोग रात में चुपके से इस मुर्गी को चुराने आई थी, है ना? मगर देखो, मुर्गी ने खुद तुम्हें पकड़ लिया। सन्ना, नाजो और शाली ने शर्म से सिर झुका लिया, मगर उनके पास और कोई चारा नहीं था। वे अब भी मुर्गी के साथ चिपकी हुई थीं। इतने में सराय वाला भी कमरे में आ पहुंचा। उसने अपनी बेटियों को इस हाल में देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने शमशेर की तरफ उंगली उठाकर कहा, ये तूने क्या किया बदमाश लड़के? मेरी बेटियों को इस मुसीबत में डाल दिया। शमशेर ने बड़े इत्मीनान से कहा, जनाब, ये सब आपकी बेटियों की अपनी करनी है। मैं तो सो रहा था, ये खुद यहाँ आई और अब इनका ये हाल हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर? सराय वाले ने अपनी बेटियों की तरफ देखा जो अब तक सर झुकाए खड़ी थीं। उसने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि उसकी बेटियां ही इस हाल के लिए जिम्मेदार हैं। शमशेर ने कहा, अब मैं अपनी मुर्गी लेकर जा रहा हूं, आप अपनी बेटियों को खुद देखिए। फिर उसने मुर्गी को बगल में दबाया और कमरे से बाहर निकल पड़ा। सराय वाले की तीनों बेटियां भी उसके साथ चलने लगीं, क्योंकि वे अभी भी मुर्गी से चिपकी हुई थीं। सराय वाला गम और अफसोस में खड़ा रह गया। टोंडू जब शहर से बाहर आया तो उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो सड़क किनारे बैठे राहगीरों को देख रहा था। जैसे ही बूढ़े ने टोंडू को देखा, उसकी निगाहें ठहर गईं। उसने गौर किया कि टोंडू के पीछे पीछे सराय वाले की तीनों बेटियां सना, नाजो और शाली चल रही थीं, और वो भी अजीब सी हालत में, जैसे कोई मजबूरी में खींचे लिए जा रहा हो। बूढ़ा ये देख हैरान रह गया। उसने सोचा, सराय वाले की ये बेटियां तो शरीफ हैं, फिर ये इस लड़के के साथ कहां जा रही हैं? बूढ़ा बेचैनी से उठ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में पुकारा, अरे सन्ना, अरे नाजो, अरे शाली, तुम सब कहां जा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन टोंडू और लड़कियां उसकी पुकार पर जरा भी ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ते चले गए। बूढ़े को चिंता हुई कि ये माजरा क्या है। उसने सोचा कि शायद ये लड़का इन लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा है। ये सोचकर वो तेजी से उनके पीछे दौड़ा और शाली को कंधे से पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने शाली को छुआ, एक अजीबोगरीब घटना घटी। उसका हाथ शाली के कंधे से चिपक गया। बूढ़ा घबराकर चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरा हाथ अलग ही नहीं हो रहा। उसकी आवाज सुनकर सड़क पर चलने वाले लोग ठिठक गए और इधर उधर देखने लगे, मगर कोई उसकी परेशानी को समझ नहीं पाया। बूढ़ा लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितनी कोशिश करता उतना ही और मजबूती से चिपक जाता। अब वो चाहकर भी अपने पैरों को पीछे नहीं हटा सकता था। वो लाचार हो गया और बेबस होकर टोंडू के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर पर एक स्कूल का उस्ताद अपने कुछ काम से गुजर रहा था। उसने ये अजीब नजारा देखा तो ठहर गया। टोंडू के पीछे सराय वाले की तीनों बेटियां, फिर एक बूढ़ा जो किसी मजबूरी में घसीटा चला जा रहा था। उस्ताद को यह मामला कुछ अजीब लगा। उसने कंधे उचकाकर सोचा, ये बूढ़ा कौन है और ये लड़कियां इस लड़के के पीछे क्यों चल रही हैं? उसने थोड़ा तेजी से कदम बढ़ाए और बूढ़े के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बड़े मियां, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसके इतना कहते ही एक और अजीब वाकया हुआ। जैसे ही उस्ताद का हाथ बूढ़े के कंधे पर पड़ा, वो भी उसी के साथ चिपक गया। उस्ताद घबरा उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, मेरा हाथ भी चिपक गया, मुझे कोई छुड़ाओ।
इतने में कुछ दूरी पर दो किसान खेत में हल जोत रहे थे। उन्होंने ये शोर सुना तो अपना काम छोड़कर भागे भागे आए। उन्होंने देखा कि एक लड़का मुर्गी को बगल में दबाए हुए जा रहा है और उसके पीछे पीछे सराय वाले की तीनों बेटियां, एक बूढ़ा और एक उस्ताद मजबूरी में घसीटे चले जा रहे हैं। किसानों ने सोचा कि शायद कोई बला इन लोगों पर आ गई है। वे मदद करने के लिए आगे बढ़े और उस्ताद को पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। जैसे ही उन्होंने उस्ताद को हाथ लगाया, वे भी उसी के साथ चिपक गए। अब हाल ये हो गया कि टोंडू सबसे आगे था, उसके पीछे सराय वाले की तीनों बेटियां, फिर बूढ़ा, फिर उस्ताद और अब दो किसान। ये सब मजबूरी में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और लाचार होकर टोंडू के साथ चलने लगे। शाम ढलने लगी थी। टोंडू इसी हालत में चलता रहा और एक नए शहर में दाखिल हो गया। शहर की गलियों में लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये अनोखा नजारा देखा, सब ठहर गए। किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं, तो किसी के मुंह से हंसी छूट गई। कुछ लोग बालकनियों और खिड़कियों से झांक कर देखने लगे। बाजारों में हलचल मच गई और लोग कानाफूसी करने लगे। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, ऐसा तमाशा हमने पहले कभी नहीं देखा। देखो, ये लड़का एक मुर्गी को लिए जा रहा है और उसके पीछे ये पूरा काफिला खींचता चला जा रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही थी और लोग मजे लेने के लिए टोंडू और उसके पीछे जुड़े लोगों का पीछा करने लगे। तभी सना, जो अब तक बहुत थक चुकी थी, कराह उठी, टोंडू, हम कब तक इसी तरह चलते रहेंगे? हमारी टांगें जवाब देने लगी हैं। हमें थोड़ी देर आराम करने दो। टोंडू ने उसकी बात सुनी और बोला, अच्छा ठीक है, हमें भी ठहरने की जरूरत है। चलो किसी सराय में ठहरते हैं, वहीं आराम कर लेंगे। ये कहते हुए वो सराय की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर जाकर सराय वाले से कहा, भाई, हम मुसाफिर हैं, क्या हम यहाँ रात भर ठहर सकते हैं? सराय वाला, जो पहले ही इस अजीब नजारे को देखकर हैरान था, मुस्कुराया और बोला, आओ भाई आओ, ये सराय तो मुसाफिरों के आराम के लिए ही बनी है। यहाँ तुम्हें खाना भी मिलेगा और बिस्तर भी। टोंडू ने राहत की सांस ली और अपने अजीबो गरीब काफिले के साथ अंदर दाखिल हो गया। सराय वाले ने उनकी हालत देखी और मजाकिया अंदाज में कहा, लगता है तुम अपनी जिंदगी आजमाने आए हो और हमारी शहजादी को हंसाने की कोशिश करने जा रहे हो। टोंडू चौंक गया और बोला, शहजादी को हंसाने? मेरी समझ में ये बात नहीं आई। जरा साफ साफ बताइए, माजरा क्या है? सराय वाला हंसते हुए बोला, भाई, ये तो बहुत दिलचस्प किस्सा है। सराय वाले ने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, हमारे बादशाह की एक ही बेटी है, लेकिन वो हर वक्त गम और उदासी में डूबी रहती है। न कोई खेल, न कोई दिलचस्प बात उसे खुश कर पाती है। चाहे उसे कितनी ही मजेदार कहानियां सुनाई जाएं या तमाम तरह के मजाक किए जाएं, वो फिर भी मुस्कुराने तक का नाम नहीं लेती। बड़े बड़े हकीम, सयाने और काबिल अपनी अपनी तदबीरें आजमा चुके हैं, मगर किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। शहजादी की उदासी दूर करने के लिए बादशाह ने ऐलान कर दिया है कि जो भी उसे हंसाने में कामयाब होगा, उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। सराय वाले की बातें सुनकर शमशेर सोच में पड़ गया। उसे लगा कि उसके पास एक अनोखी चीज है, वो सुनहरी मुर्गी, जिसने अब तक जिसे भी छुआ उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। वो मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, क्यों ना मैं भी अपनी जिंदगी आजमाऊं। हो सकता है कि मेरा ये अजीबो गरीब कारवां देखकर शहजादी को हंसी आ ही जाए। रात भर वो इसी ख्याल में उलझा रहा और फिर सुबह होते ही वो अपनी सुनहरी मुर्गी को बगल में दबाकर महल की ओर रवाना हो गया। उसके पीछे वही 7 लोग थे, सराय वाले की 3 बेटियां, बूढ़ा, उस्ताद और दोनों किसान, जो अब तक उसके साथ मजबूरी में चले आ रहे थे। महल के दरवाजे पर खड़े पहरेदार ने जैसे ही इस अजीब कारवां को आते देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अरे वाह, ऐसा तमाशा पहले तो कभी नहीं देखा। लगता है तुम शहजादी को हंसाने के इरादे से आए हो। चलो, मैं तुम्हें बादशाह सलामत के सामने ले चलता हूँ। पहरेदार ने अंदर जाकर बादशाह को इत्तला दी, बादशाह सलामत, एक नौजवान आया है जिसका कारवां देखने लायक है। शायद ये शहजादी को हंसाने की कोशिश करने आया है। बादशाह ने तुरंत उसे अंदर बुलाने का हुक्म दिया। शमशेर जब दरबार में दाखिल हुआ तो सभी दरबारी उसे और उसके पीछे चले आ रहे लोगों को देखकर दंग रह गए। वहां मौजूद हर किसी को ये अजीबो गरीब नजारा बेहद दिलचस्प लग रहा था। बादशाह ने भी गौर से देखा।
एक नौजवान जिसकी बगल में एक सुनहरी मुर्गी थी और उसके पीछे पीछे 7 लोग मजबूरी में खींचे चले आ रहे थे। बादशाह के होंठों पर भी मुस्कान आ गई। बहुत दिलचस्प, बादशाह ने हंसते हुए कहा, अगर ये तमाशा देखकर भी शहजादी नहीं हंसी तो फिर उसे कभी कोई खुश नहीं कर सकता। उसे अंदर बुलाया जाए। शहजादी को जैसे ही दरबार में लाया गया और उसकी नजर इस अजीबोगरीब कारवां पर पड़ी, वो हैरानी से देखने लगी। उसने पहले कभी ऐसा अजीब नजारा नहीं देखा था। एक लड़का एक सुनहरी मुर्गी लिए खड़ा था और उसके पीछे पीछे 7 लोग अनजाने में आपस में जुड़े हुए थे। वो पहले तो भौंचक्की रह गई, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। अचानक जैसे किसी जादू की छड़ी घुमा दी गई हो, उसकी हंसी फूट पड़ी। वो हंसती चली गई, इतनी जोर से कि महल गूंज उठा। उसकी हंसी की आवाज सुनकर बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बादशाह ने कहा, आज सालों बाद मेरी बेटी को हंसते हुए देखा है। जैसे ही शहजादी हंसी, सुनहरी मुर्गी की गिरफ्त में फंसे सभी लोग भी अचानक आजाद हो गए। पहले बूढ़े ने अपने हाथों को देखा, फिर उस्ताद ने अपने कंधे को, और फिर सभी एक दूसरे को देखकर खुशी से उछल पड़े। हम बच गए, सराय वाले की बेटियों ने खुशी से कहा। शमशेर ने हंसते हुए सुनहरी मुर्गी तीनों बहनों के हवाले कर दी और कहा, अब ये मुर्गी तुम्हारी है, इसे संभाल कर रखना। बूढ़ा, उस्ताद और दोनों किसान भी राहत महसूस करते हुए अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। सराय वाले की बेटियां सबसे ज्यादा खुश थीं, क्योंकि सुनहरी मुर्गी अब उनकी हो चुकी थी। शमशेर बेकरारी से दरबार में खड़ा था। उसने बादशाह की शर्त पूरी कर दी थी। अब वो इंतजार कर रहा था कि कब बादशाह अपने ऐलान के मुताबिक शहजादी की शादी उसे कर देगा। लेकिन बादशाह के मन में अब एक नया ख्याल घर कर चुका था। शहजादी को इसने हंसा तो दिया है, मगर ये एक मामूली लड़का है। इसका पहनावा देखो, इसकी हैसियत देखो। मैं इतना बड़ा बादशाह इसे अपना दामाद कैसे बना सकता हूँ? ये तो मेरी तौहीन होगी। बादशाह अपनी सोच में डूबा हुआ था कि क्या किया जाए जिससे वो अपनी शर्त से पीछे भी हट जाए और शमशेर को भी शर्मिंदा कर सके। इधर शमशेर बेचैनी से उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। वो आगे बढ़ा और अदब से बोला, बादशाह सलामत, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप भी अपना वादा पूरा करें और शहजादी का निकाह मेरे साथ कर दें। बादशाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराया और अपनी चालाकी छिपाते हुए कहा, अरे शमशेर, तुम अभी हमारी शहजादी के लायक नहीं हुए। पहले खुद को साबित करो कि तुम उसके शौहर बनने के काबिल हो। शमशेर ने हैरानी से पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बादशाह कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर आंखें चमकाते हुए बोला, अगर तुम सच में शहजादी का हाथ चाहते हो तो जाकर एक ऐसा आदमी लेकर आओ जो 100 मन दूध पीकर दिखा सके। जब तक तुम्हें ऐसा आदमी न मिले तब तक मुझे शक्ल मत दिखाना। बादशाह की ये शर्त सुनकर दरबार में मौजूद हर किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा। 100 मन दूध, ये तो नामुमकिन था। शमशेर भी उलझन में पड़ गया। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो इतना दूध पी सके? शमशेर इसी उधेड़बुन में था कि अचानक उसे जंगल का वो बूढ़ा याद आ गया जिसने उसे सुनहरी मुर्गी के बारे में बताया था। अगर उसने मेरी एक बार मदद की थी तो शायद वो इस बार भी कोई राह दिखा सके। शमशेर ने बादशाह को सलाम किया और शाही महल से बाहर निकल आया। वो सीधे जंगल की तरफ चल पड़ा जहां उसे सुनहरी मुर्गी मिली थी। तेज कदमों से सफर तय करते हुए वो उसी पेड़ के पास पहुंचा जिसकी जड़ से मुर्गी निकली थी। शमशेर ने वहां पहुंचकर देखा कि एक छोटा कद वाला आदमी, यानी एक बौना, जमीन पर बैठा जोर जोर से रो रहा था। उसका चेहरा उदासी से झुका हुआ था और आंसू उसकी दाढ़ी में समा रहे थे। शमशेर को उस पर तरस आ गया। बेचारा इतनी जोर से क्यों रो रहा है? आखिर इसकी तकलीफ क्या है? शमशेर ने आगे बढ़कर नरमी से पूछा, भाई क्या हुआ? आप इस कदर क्यों रो रहे हैं? बौने आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक दर्द था। उसने शमशेर को गौर से देखा और कहा, तुम एक अच्छे इंसान मालूम होते हो, इसलिए तुम्हें अपना दुख बताता हूं। मेरी सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मैंने पूरा पानी का मटका पिया, लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी। अब सोच रहा हूं कि अगर मुझे कहीं से दूध मिल जाए तो शायद मेरा दिल ठंडा हो जाए, मगर भला मुझे इतना दूध कौन देगा? शमशेर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो खुद ही मुझे मिल गई।
उसने फौरन कहा, भाई, अगर तुम्हारी प्यास दूध से ही बुझ सकती है तो मैं तुम्हें न सिर्फ 1-2 घड़े बल्कि पूरे 100 मन दूध पिलाने का इंतजाम करूंगा। बस तुम मेरे साथ चलो। बौने आदमी की आंखों में उम्मीद की लहर जाग उठी। वो तुरंत शमशेर के साथ चल पड़ा। दोनों तेजी से चलते हुए महल की तरफ बढ़े। जैसे ही वे शाही दरबार में पहुंचे, वहां बैठे दरबारी उन्हें देखकर चौंक गए। बादशाह ने शमशेर को फिर से देखते ही अपनी भौहें चढ़ाईं, मगर जब उसने बौने आदमी को देखा तो हैरान रह गया। शमशेर बादशाह के सामने खड़ा हुआ और बोने की तरफ इशारा करते हुए बोला, बादशाह सलामत, ये शख्स आपकी दी हुई शर्त पूरी करेगा, लेकिन इसे कोई मामूली इंसान समझने की भूल मत कीजिए। ये जितना छोटा नजर आता है, इसकी भूख उतनी ही बड़ी है। ये आपके सामने 100 मन दूध पीकर दिखाएगा और फिर भी शायद इसकी प्यास ना बुझे। बादशाह ने शमशेर की ये बात सुनी तो उसे यकीन ना आया। वो बोने को घूरते हुए बोला, ये नन्हा सा आदमी, इसकी ऊंचाई तो मुश्किल से 2 बालिश्त होगी और हाथ पैर इतने छोटे कि जैसे किसी बच्चे के खिलौने। ये 100 मन दूध कैसे पी सकता है? शमशेर ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, हकीकत किसी के कदकाठी से नहीं, उसके हुनर से जानी जाती है। आप दूध मंगवाइए और फिर देखिए इसका कमाल। बादशाह को यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन वो अपनी शर्त से पीछे नहीं हट सकता था। उसने हुक्म दिया कि शाही तोशा खाने से जितना दूध मौजूद है उसे दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में बड़े बड़े घड़ों में दूध भरकर लाया गया और उसे बड़े बर्तनों में उड़ेल दिया गया। बादशाह ने बोने की तरफ इशारा करके कहा, अगर तुम वाकई इतने बड़े दूधखोर हो तो लो, अपनी प्यास बुझाओ। बोना मुस्कुराया और आगे बढ़कर एक बड़ी बाल्टी उठाई। देखते ही देखते उसने पूरी बाल्टी एक सांस में खाली कर दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा लग रहा था जैसे दूध उसके हलक से उतरते ही गायब हो जाता हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरत से ये नजारा देख रहा था। वो पीता गया जब तक कि सारा दूध खत्म नहीं हो गया। बादशाह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने वजीर से पूछा, क्या तोशा खाने में और दूध बचा है? वजीर ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, एक बाल्टी भी बाकी नहीं रही। बोने ने अपने पेट पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, ये दूध बहुत मजेदार था। अगर और हो तो और पी सकता हूं। अब तो बादशाह के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने सोचा था कि शमशेर ये काम कभी पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के खिलाफ ये नामुमकिन सा काम मुमकिन हो गया था। शमशेर आगे बढ़ा, बादशाह को सलाम किया और बोला, बादशाह सलामत, आपकी शर्त पूरी कर दी गई है। अब आप अपने वादे के मुताबिक शहजादी की शादी मेरे साथ तय कर दीजिए। बादशाह को अब गुस्सा आने लगा। उसने झुंझलाकर कहा, अरे, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर तुम्हें सच में शहजादी से शादी करनी है तो तुम्हें एक और शर्त पूरी करनी होगी। शमशेर को यह सुनकर हैरत हुई। उसने इत्मीनान रखते हुए पूछा, अब क्या चाहते हैं? बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर एक चालाकी भरी शर्त रखी। अब तुम्हें ऐसा आदमी लाना होगा जो रोटियों का पूरा पहाड़ खा जाए। अगर तुम ऐसा कर सके तभी तुम्हें शहजादी मिलेगी, वरना मेरी अदालत में दोबारा मत आना। दरबार में मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये तो पहले से भी मुश्किल शर्त थी। खुद बादशाह को यकीन था कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता जो रोटियों का पहाड़ खा जाए। शमशेर को अब समझ आ गया था कि बादशाह अपनी बात से मुकरना चाहता है, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। उसने बादशाह को सलाम किया और दरबार से निकल गया। वो एक बार फिर उसी जंगल की तरफ बढ़ा जहां उसे सुनहरी मुर्गी और दूध पीने वाला बोना मिला था। वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक और बोने पर पड़ी। वो भूख से बेहाल लग रहा था। उसकी कमर पर कई पट्टियां बंधी हुई थीं और वो जमीन पर बैठा कराह रहा था। शमशेर उसके पास गया और पूछा, भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये पेट पर पट्टियां क्यों बांध रखी हैं? उस बोने ने एक लंबी सांस ली और कहा, भाई, 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा पेट भूख से जल रहा है। सोचा था 2-4 मन मलाई और रबड़ी खा लूं, लेकिन वो भी कम पड़ गया। इतनी थोड़ी सी चीजों से मेरा पेट नहीं भरता। शमशेर की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत कहा, अगर तुम्हें वाकई इतना ही खाने की आदत है तो मेरे साथ चलो। तुम्हारे सामने रोटियों का एक पहाड़ रखा जाएगा और तुम उसे भरपेट खा सकते हो। बोना ये सुनकर खुशी से खड़ा हो गया और बोला, सच कह रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
शमशेर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, तो चलो बादशाह सलामत के दरबार में चलते हैं। फिर दोनों तेजी से शहर की ओर बढ़ने लगे। शमशेर ने बोने को बादशाह की खिदमत में पेश किया और पूरे अदब से कहा, बादशाह सलामत, ये बोना आपकी शर्त पूरी करने के लिए हाजिर है। ये आपके सामने रोटियों का पहाड़ खाकर दिखाएगा। अब के बादशाह ने शमशेर की बात को मजाक नहीं समझा। पिछली बार वो शमशेर को हल्के में ले चुका था, लेकिन इस बार वो सतर्क था। उसने फौरन हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में जितना भी आटा मौजूद है उसे इकट्ठा किया जाए। देखते ही देखते शाही रसोइयों ने बड़े बड़े तंदूरों और चूल्हों को सुलगा दिया। सैकड़ों बावर्ची जुट गए और रात दिन मेहनत करके हजारों रोटियां पकाने लगे। जब तक सूरज आसमान पर चढ़ आया तब तक दरबार के आंगन में रोटियों का पहाड़ खड़ा हो चुका था, इतना ऊंचा कि दरबारी उसे देखकर हैरान थे। शमशेर मुस्कुराया और बोने को उस पहाड़ के पास ले जाकर बोला, लो साहब, तुम शुरू करो और जितना चाहो खाओ। बोने ने सामने रोटियों का ये बड़ा ढेर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी छोटी छोटी हथेलियां रगड़ी और बोला, वाह, ये तो पहली बार हुआ कि मेरे सामने इतना खाना रखा गया है। यकीनन इस बार मेरा पेट भर ही जाएगा। इसके बाद वो रोटियों पर ऐसा टूटा जैसे कोई भूखा शेर शिकार पर झपटता है। पहले एक एक रोटी खाई, फिर दो दो, और फिर उसने रोटियां मुट्ठी भर भर कर खाने शुरू कर दी। उसके खाने की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग उसे देखकर हैरान रह गए। बादशाह, शहजादी, वजीर और सारे दरबारी करीब खड़े ये तमाशा देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये नन्हा सा बोना रोटियों का पूरा पहाड़ निगल सकता है। लेकिन शाम होते होते वो मैदान साफ कर चुका था। जहां सुबह रोटियों का अंबार था, अब वहां एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। बोने ने अपनी हथेलियां झाड़ते हुए कहा, मियां, ये तो मजेदार था। अब भी अगर कुछ और हो तो ले आओ। रोटियां नहीं हैं तो चावल ही सही। पेट में थोड़ा आसरा तो हो गया है, मगर पूरी तरह भरा नहीं। बादशाह हैरान रह गया। शमशेर ने आगे बढ़कर बोने की पीठ थपथपाई और कहा, भाई, आफरीन है। तुम्हारे जैसा बहादुर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अगर तुम ना होते तो मैं ये शर्त कभी पूरी नहीं कर सकता था। शमशेर ने बोने का शुक्रिया अदा किया और पूरे अदब और इज्जत के साथ उसे विदा किया। फिर वो बादशाह की तरफ मुड़ा, उसके सामने जाकर सलाम किया और अदब से बोला, बादशाह सलामत, आपने जो हुक्म दिया था वो मैंने पूरा कर दिया है। आपकी तीनों शर्तें पूरी हो चुकी हैं। अब आप अपना वादा पूरा करें और शहजादी का निकाह मेरे साथ कर दें। शमशेर की ये बात सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसे उम्मीद थी कि शमशेर उसकी शर्तों को पूरा नहीं कर सकेगा, मगर हर बार उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी। मगर अब भी उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। बादशाह ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, बड़े जल्दबाज लगते हो शमशेर, लेकिन अभी तुम्हें एक और काम करना होगा। अगर वो भी पूरा कर लिया तो तुम शहजादी के हकदार होंगे। शमशेर ने भौहें चढ़ाकर कहा, अब कौन सा काम रह गया है? बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, हमारी ख्वाहिश है कि हमें ऐसा जहाज मिले जो खुश्की और पानी दोनों पर चल सके। अगर तुम ऐसा जहाज लेकर आओगे तभी तुम्हें शहजादी मिलेगी। लेकिन याद रहे, जब तक तुम्हें ऐसा जहाज ना मिले हमें अपनी शक्ल दिखाने की जुर्रत मत करना। ये कहकर बादशाह ने शमशेर को दरबार से निकलवा दिया। जब शमशेर बाहर निकला तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ झलक रही थीं। उधर बादशाह अपने तख्त पर बैठकर राहत की सांस लेने लगा। उसने खुद से कहा, अब मैंने शमशेर से ऐसी चीज की मांग की है जो मुमकिन ही नहीं। भला ऐसा जहाज उसे कहां मिलेगा जो खुश्की और पानी दोनों पर चले? अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। बादशाह का हुक्म पाकर शमशेर एक बार फिर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। वो तेज कदमों से चलता हुआ उसी जगह पहुंचा जहां उसने पहले दरख्त काटा था और जहां उसे वो बूढ़ा मिला था जिसे उसने खाना खिलाया था। जब शमशेर वहां पहुंचा तो देखा कि वही बूढ़ा उसी जगह बैठा है। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून हंसी थी जो पहले दिन थी। शमशेर ने झट आगे बढ़कर अदब से सलाम किया और कहा, बाबा, कितना अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये कहकर शमशेर ने अपने साथ गुजरे सारे वाकयात बूढ़े बाबा को सुना दिए। कैसे उसने सुनहरी मुर्गी हासिल की, कैसे उसने शहजादी को हंसाया, कैसे उसने 100 मन दूध और रोटियों के पहाड़ की शर्तें पूरी की। ये सब सुनाते सुनाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कांपती आवाज में कहा,
बाबा, अब बादशाह ने मुझसे ऐसी चीज मांगी है जो मुमकिन ही नहीं लगती। वो मुझसे ऐसा जहाज लाने को कह रहा है जो खुश्की और पानी दोनों पर चले। भला ऐसा जहाज कहाँ मिलेगा? मेरी ये मुश्किल हल कैसे होगी? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए वही जहाज बनाऊंगा जैसा बादशाह ने मांगा है। शमशेर को यकीन नहीं आया। वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये बूढ़ा बाबा आखिर कौन है जो हर बार उसकी मदद करता है। उसकी उलझन को भांपते हुए बूढ़े ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि 100 मन दूध किसने पिया था? वो मैं ही था। और रोटियों के पहाड़ को किसने खत्म किया था? वो भी मैं ही था। लेकिन ये सब तुम्हारी अच्छाई का सिला है। तुमने मेरी भूख का ख्याल किया था, मुझे रोटी खिलाई थी, मेरी मदद की थी। जो नेकी इंसान करता है उसका बदला उसे जरूर मिलता है। और अब मैं तुम्हारी आखिरी मुश्किल को हल करूंगा। इसके बाद बूढ़ा दिन रात मेहनत करने लगा। उसने लकड़ी, लोहा और अलग अलग चीजें इकट्ठा की। कई दिनों तक वो अपने काम में जुटा रहा। शमशेर भी वहीं रुका रहा और हर रोज देखता कि बूढ़ा किस तरह से काम कर रहा है। आखिरकार कई दिन की मेहनत के बाद एक अजीबोगरीब जहाज तैयार हुआ। ये जहाज ऐसा था कि जमीन पर सर पर दौड़ सकता था और पानी में भी आराम से तैर सकता था। जब शमशेर ने उसे देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, लो बेटे, तुम्हारा जहाज तैयार है। अब जाओ और इसे बादशाह के दरबार में ले जाओ। शमशेर ने बूढ़े के हाथ चूम लिए और कहा, बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप भी मेरे साथ चलिए। बूढ़ा हंसकर बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद शमशेर जहाज पर सवार हुआ और बूढ़े को भी अपने साथ ले लिया। फिर वो जहाज लेकर सीधा बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ। जब बादशाह ने महल की ऊंची दीवारों से ये जहाज आते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि शमशेर सच में ऐसा जहाज लेकर आ सकता है। जहाज सीधा महल के सामने रुका। शमशेर उसमें से उतरा और बादशाह के सामने जाकर सलाम किया। बादशाह ने आंखें फाड़कर जहाज को देखा। फिर उसने खुद को यकीन दिलाने के लिए अपने वजीर से पूछा, क्या ये सच में खुश्की और पानी दोनों पर चल सकता है? वजीर ने फौरन नौकरों को हुक्म दिया कि जहाज को परखा जाए। उन्होंने देखा कि वो जमीन पर भी तेजी से चलता था और पानी में भी बहता था। अब बादशाह के पास कोई और बहाना नहीं बचा था। उसने सोचा, शमशेर को मात देना आसान नहीं है। इस लड़के ने वो कर दिखाया जिसे मैं नामुमकिन समझता था। इससे बेहतर दामाद और कौन हो सकता है? फौरन उसने काजी को बुलवाया और ऐलान किया कि शमशेर की शादी शहजादी के साथ कर दी जाए। दरबार में खुशियां मनाई गईं। शहजादी की आंखों में भी खुशी झलक रही थी। आखिरकार शमशेर की मेहनत और अच्छाई लाई। उसने जो भलाई की थी उसका इतना बड़ा इनाम उसे मिला। शादी के बाद शमशेर बादशाह का दामाद बन गया। उसकी नेकी और बहादुरी की वजह से उसे वो सब कुछ मिला जिसका वो हकदार था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और अच्छाई से पेश आते हैं, उन्हें उसका बेहतरीन इनाम मिलता है। आज की वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।